The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। रूहानिका अभी भी अपनी किसी सोच में थी। रणविजय उसके करीब आया और बिना कुछ बोले उसकी बगल में आकर खड़ा हो गया। रूहानिका की आंखें बंद थीं और आंसू लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। रणविजय बिना पलक झपकाए एक टक नज़र से उसके मासूम चेहरे को देख रहा था। रूहानिका ने गहरी सांस ली और हौले से अपनी आंखें खोली। किसी के पास अपने होने के एहसास को महसूस कर उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। रूहानिका एकदम से हड़बड़ा गई और 2 कदम पीछे हट गई। रणविजय को उसकी हरकत अजीब लगी और वो अजीब तरह से उसको देखने लगा। रूहानिका बार बार अपनी पलकों को झपकाते हुए खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट रणविजय सिंह रावत था। क्योंकि रणविजय को किसी से मिलना जुलने पसंद नहीं था और कोई सामने से उससे मिल नहीं सकता था। सिर्फ कुछ चंद खास लोग थे जो डायरेक्ट उससे मुलाकात कर सकते थे। यही कारण था कि रूहानिका को विश्वास नहीं हो रहा था। रणविजय की नज़रें उसकी झपकती पलकों पर थीं। वो इस वक्त इतनी मासूम लग रही थी कि किसी की नज़रें उस पर ठहरने को मजबूर हो सकती थीं। ऐसा ही हाल रणविजय का भी था। वो चाह कर भी अपनी निगाहें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। जब रूहानिका को यकीन हो गया कि उसके सामने खड़ा इंसान रणविजय है तो उसने अपनी पलकों को झपकाना बंद कर दिया और सिर नीचे कर कर खड़ी हो गई। रणविजय अपने होश में वापस आया, मगर कुछ कहना चाहते हुए भी वो कुछ कह नहीं पाया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या। भले ही उन दोनों की शादी हो चुकी थी पर यह नॉर्मल नहीं थी। वो दोनों इस वक्त से पहले ना तो एक दूसरे को जानते थे ना ही कभी मिले थे। इनफैक्ट उन्हें मिले हुए कुछ मिनट ही हुए थे। सिचुएशन बहुत ही अजीब और ऑकवर्ड थी। रणविजय ने कुछ सोचा और बिना बात किए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रूहानिका ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसे जाते हुए देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और जो उदासी उसके चेहरे पर पहरा लगाए बैठी थी अब वो भी कठोरता में बदल चुकी थी। रूहानिका को इस शादी से जो उम्मीद थी अब वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही थी। अगर वो इतनी मजबूर ना होती तो शायद कभी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करती। सोचते सोचते एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बह गए, मगर इस वक्त ना तो कोई उसे सांत्वना दे सकता था और ना ही कोई उसे संभाल सकता था। वो इतनी मजबूर थी कि बस हालातों के सामने थकी हारी खड़ी रह गई। रूहानिका ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछकर दरवाजे की तरफ देखा। नितिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। रणविजय के कुछ बॉडीगार्ड्स पूरे एरिया को कवर करते हुए वहीं खड़े नजर आए। इसका मतलब वो यहीं पर था। रूहानिका का टेंशन के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसे अजीब और अकेला महसूस हो रहा था। अचानक से नितिन का फ़ोन बजा। उसने देखा रणविजय का कॉल था। उसने आसपास देखा और फिर वेटिंग एरिया की तरफ चला गया। रणविजय का पर्सनल बॉडीगार्ड उसे वहां नजर आया। समझ गया कि रणविजय यहीं मौजूद है। नितिन ने रूहानिका की तरफ देखा जो परेशान सी ऑपरेशन थिएटर को ही देख रही थी। उसने गहरी सांस ली और रणविजय के पास चला गया। नितिन ने वेटिंग रूम का दरवाज़ा खोला और उसकी नज़र रणविजय पर गई जो फाइल्स और लैपटॉप से घिरा हुआ अपने काम में मग्न था। इसका मतलब वो यहाँ पर भी अपना काम कर रहा था। नितिन जल्दी से अंदर आया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। रणविजय ने कीबोर्ड पर तेज़ी से अपनी उंगलियों को चलाते हुए लैपटॉप पर अपनी आंखें गड़ा रखी थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो कोई ज़रूरी काम कर रहा था जिसमें उसे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था। रणविजय ने बिना उसकी ओर देखे पूछा, सिचुएशन क्या है? बॉस, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। पेशेंट का बचना नामुमकिन है। डॉक्टर अभिनव अपनी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बेस्ट सर्जन्स तक को बुलाया है पर शायद उसने अपनी बात को अधूरी छोड़ दिया। रणविजय समझ गया और उसने अपने लैपटॉप और फाइल को एक तरफ कर बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। रणविजय दरवाजे तक पहुंचा, फिर नितिन से बोला, उनको पता है इस बारे में? नितिन रणविजय के पास आया और धीमे से कहा, नहीं, अभी तो डॉक्टर अनुभव से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। वो जब से आई हैं तब वो ऑपरेशन थिएटर में जा चुके थे। इसी वजह से उन्हें सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। पर उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें एकदम से खबर दी गई तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हमें उन्हें पहले सिचुएशन की गंभीरता के बारे में बताना होगा। रणविजय ने नितिन को कोई जवाब नहीं दिया और रूहानिका के पास जाने लगा। नितिन ने फाइल और लैपटॉप को समेटा और उसके बॉडीगार्ड को देकर उसके पीछे भागा।
रूहानिका अभी भी बिना किसी इमोशन के सामने ऑपरेशन थिएटर को घूरने में व्यस्त थी। रणविजय उसके करीब आया और उसने उसका नाम पुकारा, रूहानिका। रूहानिका ने पलटकर उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोली। रणविजय ने डॉक्यूमेंट्स को नितिन से लिया और उसे रूहानिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आई थिंक तुम्हें एक बार इसे पढ़ लेना चाहिए। ये वही रिपोर्ट थी जो रणविजय ने यहाँ आते समय पढ़ी थी। इसमें पेशेंट की करंट सिचुएशन के साथ साथ उसकी प्रीवियस डिटेल्स भी मौजूद थीं। रूहानिका ने चुपचाप डॉक्यूमेंट्स को लिया और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रही थी उसके चेहरे के भाव बिगड़ते जा रहे थे, आंखों में पानी आ रहा था। पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद उसने खाली आंखों से रणविजय को देखा। रणविजय ने उससे उन डॉक्यूमेंट्स को लिया और नितिन को वापस करते हुए रूहानिका से कहा, मैंने तुम्हें ये डॉक्यूमेंट इसलिए दिया ताकि तुम हर सिचुएशन के लिए तैयार हो सको। किसी झूठी उम्मीद में मत रहो। वैसे हमने अपनी पूरी कोशिश करी है। डॉक्टर अनुभव के साथ उनकी पूरी टीम अंदर मौजूद है और अपनी पूरी कोशिश कर रही है, मगर हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। रूहानिका रणविजय की बात को सुन तो रही थी, लेकिन ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कोई प्रतिक्रिया दे रही थी। जब एकदम से ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुल गया और सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। जैसे ही डॉक्टर अनुभव बाहर आए, नितिन और रणविजय जल्दी से उनके पास गए। रूहानिका अभी भी वहीं खड़ी थी और उसकी नज़र डॉक्टर के चेहरे पर थी। डॉक्टर अभिनव का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। रणविजय को लगभग सिचुएशन का अंदाज़ा लग चुका था, मगर फिर भी उसने पूछा, सिचुएशन कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर अनुभव ने अपने चेहरे से मास्क को हटाया और निराशा से कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की, जो हमसे हो सकता था हमने वो सब किया, मगर पेशेंट ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और उन पर कोई दवा और ट्रीटमेंट असर नहीं कर रही थी, जिस वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे। ही इज़ डेड। रणविजय को तो पहले से ही इस बात का अंदाज़ा था। उसने रूहानिका की तरफ देखा, वो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। रणविजय ने नितिन को फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने को कहा और रूहानिका के पास चला आया। उसने रूहानिका के कंधे पर हाथ रखा। उसने अभी भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। रणविजय को अजीब सा महसूस हुआ। उसने उसके कंधे को पकड़ा और अपनी तरफ कर लगभग झकझोरते हुए कहा, रूहानिका, रूहानिका। अपने होश में वापस आते हुए वो हड़बड़ा गई और बोली, भैया, भैया कैसे हैं? कहाँ हैं? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? रणविजय ने गहरी सांस ली और उसे खुद से अलग किया। ही इज़ डेड। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, पर हम उन्हें बचा नहीं पाए। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो खुद को संभाल नहीं पाई। रणविजय को आंसू भरी आंखों से देख उसने कहा, ऐसे कैसे नहीं बचा पाए? आपने तो बेस्ट सर्जन को बुलाया था ना, फिर क्यों? ऐसा कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? झूठ बोल रहे हैं मुझसे। रणविजय ने बिना किसी इमोशन के कहा, ये झूठ नहीं है, सच है। मैं उन्हें नहीं बचा पाया। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को ख़त्म कर दिया था, जिस वजह से डॉक्टर्स की टीम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई और उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। रूहानिका खुद को संभाल नहीं पाई और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने उसके भाई के साथ बिताए सारे लम्हे घूम रहे थे। रणविजय उसके पास आया, घुटनों के बल बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हे, संभालो खुद को। तुम्हारे ऐसे रोने से कुछ ठीक नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका है। ऐसे सिर्फ तुम्हारी तबीयत खराब होगी। उसने कुछ नहीं कहा। वो शायद अपने होश में नहीं थी। उसने रणविजय की तरफ देखा और एकदम से उसके गले लग फूट फूट कर रोने लगी। रणविजय के हाथ अब भी नीचे थे। रूहानिका के इतने करीब आने से उसे अजीब सा महसूस हुआ था। उसका दिल, जो इतने सालों से शायद ही कभी इतनी ज़ोर से धड़का होगा, उसकी धड़कन सामान्य से तेज़ हो गई। इस वक्त रूहानिका की जो सिचुएशन थी वो उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसने अपना हाथ उसकी कमर के पास रखा और दूसरे से उसके सिर को सहलाने लगा। वो अभी भी रो रही थी और बार बार अपने भाई को बुलाए जा रही थी। रणविजय लगातार उसके सिर को सहलाते हुए उसे शांत करने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया था और ना ही उसको इसकी ज़रूरत पड़ी थी। इसीलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि रूहानिका को संभाले तो संभाले कैसे। उसने जो सोचा, जो समझा, बस वही किया। ना जाने क्यों, पर रूहानिका के आंसू उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। वो उसकी बर्दाश्त के बाहर थे। वो किसी तरह उसे चुप कराना चाहता था। नितिन वहाँ आया और उसने जब उन दोनों को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसका बॉस, जो आज तक किसी के लिए नहीं झुका, रूहानिका के लिए अपने घुटनों पर बैठा था। इतना ही नहीं, वो उसे सांत्वना देने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। नितिन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पास खड़े बॉडीगार्ड को खुद को चिमटी काटने का इशारा किया। जब उसे दर्द का एहसास हुआ
तो उसे यकीन हुआ कि जो उसकी नज़रों के सामने है वही आज की हकीकत है। हालांकि नितिन इस वक्त उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो देख सकता था कि रूहानिका कितनी तकलीफ़ में है, मगर उसको अपने काम की रिपोर्ट तो रणविजय को देनी ही थी। वो धीरे से उसके पास आया और कान में कहा, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना आपके लिए सही नहीं होगा, इसीलिए। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रणविजय ने आगे कुछ नहीं कहा और नितिन दूर जाकर खड़ा हो गया। रणविजय ने रूहानिका को देखा जो अभी भी रो रही थी। उसने हौले से कहा, हे उठो, हमें अब चलना होगा, काफ़ी देर हो गई है। रूहानिका ने उसे देखा और आंसू भरी आंखों से कहा, भैया। रणविजय ने उसके सिर को सहलाकर कहा, मैंने फॉर्मेलिटी पूरी करवा दी है, तुम बस चलो। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके गले लग रोने लगी। रणविजय ने गहरी सांस ली और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रूहानिका को इस वक्त कुछ होश नहीं था। शायद इसी वजह से वो समझ नहीं पाई कि वो उसके कितने करीब थी। उसने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया और अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ लपेट दिए। रूहानिका की करीबी रणविजय के अंदर हलचल मचा रही थी, मगर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक नज़र रूहानिका पर डाली, फिर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। उसके बॉडीगार्ड्स और नितिन उसके पीछे बाहर आए। रणविजय ने रूहानिका को कार में बिठाया और खुद उसके बगल में जा बैठा। उसने नितिन को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और गाड़ी मेंशन के लिए रवाना हो गई। रूहानिका अब भी रो रही थी और रणविजय से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हालांकि उसे समझ आ रहा था कि सिचुएशन ऐसी ही है, मगर फिर भी कब तक ऐसे आंसू बहा सकती थी। इससे कुछ हासिल भी नहीं होना था, ना ही जो उसने खोया था वो उसे वापस मिलने वाला था। रणविजय ने रूहानिका की तरफ देखा जो अपना सिर झुकाए रोने में व्यस्त थी। उसने कहा, तुम्हारे ऐसे रोने से क्या चीज़ें सही हो जाएंगी या फिर तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा? नहीं तो फिर क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो? जो होना था वो हो चुका है, इसमें ना तो तुम कुछ कर सकती हो और ना मैं, इसलिए प्लीज़ अब रोना बंद कर दो। उसने उसकी तरफ देखा, उसका आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। रणविजय ने अपने हाथों से उसके आंसुओं को साफ किया और जितना हो सकता था उतना अपनी आवाज़ को नरम करते हुए बोला, प्लीज़ डोंट क्राई, ऐसे तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देखो तो कैसे तुम्हारा पूरा चेहरा लाल हो गया। रणविजय उसके करीब था। रूहानिका को एक अजीब सा एहसास छूकर गुजर रहा था। उसकी आंखें रणविजय की आंखों से उलझ गईं और रणविजय की नीली आंखें रूहानिका की काली आंखों में खोने के लिए मजबूर हो गई। रूहानिका इस वक्त ज़रा भी एहसास नहीं था कि अब उसका रोना बंद हो चुका था और रणविजय सब कुछ भूलकर बस उसे देखने में व्यस्त था। आज की कहानी का पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट एपिसोड में।